हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। सो आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। कल सब लोगों ने मैच देखा होगा और आरसीबी का जीत हुआ है, राइट। एंड आज एक बहुत तगड़ा सा मैच है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना फटाफट से यार इस सेशन को खत्म करूं और साथ तुम लोग आराम से वीकेंड एंजॉय करो। आज का आईपीएल का मैच आराम से एंजॉय करो। सो आज क्या करने वाले बच्चे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स खत्म हो चुका है, सब कुछ करवा दिया है। अब हम कर रहे हैं कुछ बेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो स्टार्टिंग विद एनसीईआरटी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सो मैंने बच्चे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से वो क्वेश्चंस चुने हैं जो प्रॉब्लम देने वाले हैं तुम्हें, राइट। तो हो सकता है कि तुमने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस ट्राई किए हों, ये क्वेश्चंस कर लिए हों, या फिर कुछ दिक्कत आई हो। तो अगर दिक्कत आई है तो कोई बात नहीं, आज मोस्ट लाइकली जिन क्वेश्चन में दिक्कत आई है वो क्वेश्चंस आज तुम्हारे सामने होने वाले हैं, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो शुरू करते हैं। सो बच्चे, बिफोर वी स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस, जैसे कि हमेशा की तरह, आई एम अभय महाजन, हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी रुड़की, बीन टीचिंग फॉर लास्ट 11 years, have produced some wonderful ranks in IIT JEE and also in INMO, and also have given one EGMO selection। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको मत भूलना, ये बहुत जरूरी है। आमिर खान भी बोल रहा है कि फटाफट से रजिस्टर कर लो। अगला वोट 11th ऑफ अप्रैल को है, मतलब के कल। तो अगर तुमने ये रजिस्टर नहीं किया, फटाफट से रजिस्टर करो एंड ये एग्जाम देना मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 day to go, डू नॉट फॉरगेट। ऑलराइट गाइस, सो मूविंग ऑन गाइस, तो क्या स्केड्यूल है आज का। तो अभी हम ये क्लास ले रहे हैं जिसके अंदर हम 15 बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डिस्कस करने वाले हैं। एंड रात को 8 बजे हमेशा की तरह पिछले 2 दिन से हर सर मेंटी क्विज ले रहे हैं पूरे के पूरे जेई का। सो ये लगाना मत भूलना। ऑसम क्वेश्चंस, ऑसम लर्निंग। ऑलराइट, सो बच्चे अगले हफ्ते का स्केड्यूल, सो जेई एडवांस का सवाल फॉर जेई मेंस हम कंटिन्यू रखेंगे। एंड इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी तक नहीं हुए, फॉर एग्जाम्पल कोनिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है और अगेन इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। इंटीग्रेशन बहुत प्रॉब्लम आती है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। अगेन ये बच्चे ये क्वेश्चंस जरूर लगाना, बिकॉज बहुत हाई चांसेस है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के जेई मेंस के अंदर पूछे जाएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफरेंशियल कैलकुलस हम खत्म करेंगे। एंड उसके अगले हफ्ते, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया सब लोगों को, क्या करने वाले हैं हम क्या करने वाले हैं, जेई मॉक टेस्ट करने वाले हैं इसके अगले हफ्ते। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था, उस डिमांड को हमने सराह पे रखा है। एंड अगेन वी विल बी डिस्कसिंग जेई मॉक टेस्ट मैथमेटिक्स इन द फॉलोइंग वीक, राइट। एंड नॉट टू फॉरगेट उमंग जेई सीबीएसई 22 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के बाद बच्चे चैप्टर 2। सो स्टार्टिंग विद रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस को हम पूरा 1 शॉट के अंदर खत्म करेंगे। 1 शॉट के अंदर पूरा का पूरा रिलेशन तुम्हें समझाऊंगा, बिकॉज रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है यार जो जेई एडवांस के अंदर नहीं है, सिर्फ सीबीएसई के अंदर है एंड जेई मेंस के अंदर है। बट अगेन क्वेश्चंस तो आते हैं। अगेन अगर जेई मेंस के अंदर रिलेशंस का क्वेश्चन आया तो एक श्योर शॉट टाइप का क्वेश्चन होता है। तो रिलेशन 1 शॉट वी विल बी एंडिंग इन 1 गो, राइट। एंड फॉलोइंग दैट वी विल बी डूइंग फ्रैक्शनल पार्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है एंड एक्साइटिंग भी होता है। सो बेसिक से लेके ग्राफ से स्टडी करके, अच्छे क्वेश्चन से स्टडी करके, सब कुछ हम कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, एंड फॉलोड बाय डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। ऑलराइट, शुरू करते हैं फटाफट से। पहला सवाल ये है, बहुत अच्छा सवाल है, मेरा फेवरेट सवाल है, राइट। क्योंकि एनसीईआरटी में इतने मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, बट ये क्वेश्चन मुझे बहुत प्यारा लगता है। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा बच्चे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि जेई मेंस के अंदर और जेई एडवांस के अंदर ना डायरेक्ट पूछे जाते हैं सीबीएसई के, एनसीईआरटी के, और कैसे मॉडिफाई किया जाता है मैं बताऊंगा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। सो आई लाइक दिस क्वेश्चन, अब बहुत अच्छा लगता है मुझे क्वेश्चन। सो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब राइट साइड में देखो, 1 + a² + b² का होल क्यूब। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर कहीं पर भी 1 + a² + b² जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है। कहीं पर भी 1 + a² + b² नहीं है। 1 + a² - b², 1 - a² + b², 1 - a² - b²। सो 1 + a² + b² नहीं है। तो क्या किया जाए? अब दिमाग लगाया जाए। अब यहां पर 1 + a² + b² चाहिए, तो बोल सकता हूं कि यहां पर क्या करना है, 2b²। अगर मैं इसके अंदर
2b² ऐड किसी तरीके से कर दूं तो काम हो जाएगा। अब 2b² कैसे ऐड होगा, यहां पर -2b दिखाई दे रहा है, -2b दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से सोचो, क्या C1 के अंदर अगर मैं मॉडिफाई करूंगा C1 -b टाइम्स C3, ध्यान से सोचना, C1 -b टाइम्स C3, तो -b से मल्टीप्लाई किया तो 2b² हो गया, और यहां पर ऐड कर दे तो 1 + a² + b² हुआ या नहीं हुआ। तो C1 को C1 -b टाइम्स C3 से मुझे पता कि यहां पर 1 + a² + b² जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो C1 को C1 -b टाइम्स C3, एंड सिमिलरली बच्चे यहां पर 1 - a² + b² है, यहां पर 1 प्लस चाहिए, तो बोल सकता हूं कि 2a² को ऐड करेंगे तो 1 + a² + b² हो जाएगा। तो C2 को C2 प्लस a टाइम्स C3, तो इससे काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चेक करते हैं। तो जैसे ही हम ये अप्लाई किया बच्चे, देखो क्या हुआ, 1 + a² - b² C1 में, कॉलम 1 पहले मॉडिफाई कर रहे हैं। सो 1 + a² - b² -b टाइम्स -2b, तो बोल सकता हूं कि +b² हो जाएगा, तो 1 + a² + b², और जैसा कि राइट साइड में चाहिए वो जनरेट हो चुका है। 2ab -b टाइम्स 2a, बोल सकता हूं यहां पे 0 आ गया, मजे आ गए। 2b -b टाइम्स, तो यहां अलग कैलकुलेट करते हैं। सो 2b -b टाइम्स 1 - a² - b², तो यहां पे बच्चे अगर मैं b कॉमन ले लूं, सो 2 - 1 + a² + b², यहां पर भी मजे आ गए, बिकॉज 2 - 1 इज 1, तो यहां पर क्या बन जाएगा, इट विल बी b टाइम्स 1 + a² + b²। अब मुझे पता है यार कि फर्स्ट कॉलम से 1 + a² + b² कॉमन उठाया जा सकता है, तो रेज़ टू द पावर 3 प्रूफ करना है, तो एक तो आ गया मेरे पास। दूसरा जनरेट करने की कोशिश करते हैं। C2 को क्या किया, C2 + a टाइम्स C3 ऑब्जर्वेशन से, सो C2 + a टाइम्स C3, तो यहां पर आ गया बच्चे 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 - a² + b² प्लस a टाइम्स दिस, तो प्लस a टाइम्स ये करेंगे तो क्लियरली यहां पर 1 + a² + b² जनरेट हो जाएगा, 1 + a² + b² जनरेट हो जाएगा, राइट। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। सो 1 + a² + b² जनरेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। -2a + a टाइम्स दिस, इसको अलग से सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो -2a + a टाइम्स 1 - a² - b², तो देखो दो चीजें करोगे ना, एक भी चीज को सॉर्ट करोगे डिटरमिनेंट्स के अंदर, बाकी सब चीजें अपने आप लाइन हो जाएंगी। फटाफट से देखो यहाँ पे, तो a कॉमन, -2 + 1 - a² - b², तो देखो ध्यान से, -1 - a² - b², सो बोल सकता हूं बच्चों कि ये चीज को क्या लिख सकता हूं, -a टाइम्स 1 + a² + b²। तो अगर कोशिश करते रहो सारी कायनात उसको तुम्हें सोल्यूशन को मिलाने में जुट जाती है। सो -2b बचे, यहां पर 2a एंड यहां पर 1 - a² - b²। भाई क्वेश्चन हो गया खत्म, बिकॉज फर्स्ट कॉलम से तुम्हें 1 + a² + b² कॉमन उठा लेना है, 1 + a² + b² कॉमन उठा लेना है। सेकेंड कॉलम से भी 1 + a² + b² कॉमन, तो यहां पर 2 हो गया। थर्ड कॉलम से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, डरना नहीं है। सो 1 0 -2b, बहुत बढ़िया। 0 1, यहां पर आ गया 2a, बहुत बढ़िया। यहां पर आ गया बच्चे b, यहां पर आ गया -a, और यहां पे 1 - a² - b²। मैं क्या जी, खत्म हो गया सवाल हो गया खत्म, बिकॉज अब यहां पर ना ये डिटरमिनेंट बहुत सिंपल सा बन रहा है। अगर तुम यहां पर भी अभी किसी भी तरीके से कॉलम से या रो से एक्सपैंड करते हो, तुम्हें एक और अपने आप 1 + a² + b² बन जाएगा, और अपना आंसर ये आ जाएगा 1 + a² + b² का होल क्यूब, बिकॉज दो तो जनरेट हो ही चुके थे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर प्रॉपर्टीज एक्सपेंशन का मतलब तो 2 जीरो जनरेट होना चाहिए, तो भाई 2 जीरोस भी तुम यहां पर जनरेट कर सकते हो। कैसे, अगर 1 दिखाई दे रहा ना, तो इसकी हेल्प से दूसरा जीरो जनरेट हो सकता है। कैसे, यहां पर -2b यहां पर 1 है, तो यहां पर देखो ध्यान से देखना, कॉलम 3 प्लस 2b टाइम्स कॉलम 1, कॉलम 3 को बच्चे कॉलम 3 प्लस 2b टाइम्स कॉलम 1 करोगे, ये 0 हो जाएगा, तो 2 जीरो आ जाएंगे, उससे भी हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल एक्सपैंड कर दो, 1 + a² + b², एक और आ जाएगा, यहां से कोशिश करके देखना, पक्का आएगा। अदरवाइज 2 जीरो से मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, स्पेस कम है तो तुम्हारे पास दिमाग है, स्पेस मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया, दिमाग तुम्हारे पास है, फटाफट से या तो इस तरह से एक्सपैंड कर दो रो वाइज,
पहले कॉलम से एक्सपैंड कर दो, बिकॉज पहले रो में या पहले कॉलम में 2 जीरोस हैं, यहां पर भी, तो इट मेक सेंस कि पहले रो से या फिर पहले कॉलम से एक्सपैंड किया जाए। बट अगर तुम्हारे अंदर वो कीड़ा है कि सर मैं तो एक्सपैंड तभी करूंगा जब 2 जीरो जनरेट हो, दूसरा जीरो जनरेट करने का तरीका ये है, कॉलम 3 को कॉलम 3 प्लस 2b टाइम्स कॉलम 1, तो यहां पे 2b ऐड कर देंगे तो ये 0 हो गया, तो यहां से अब एक्सपैंड हो जाएगा और बहुत सिंपल सा आंसर एक्सप्रेशन आ जाएगा, विच इज 1 + a² + b² ओनली। तो ये आंसर है, ये आंसर है। तो ये हो गया एनसीईआरटी का सवाल। अब बच्चे, अगर इसी सवाल को मैं जेई मेंस का या जेई एडवांस का सवाल बनाना चाहता हूं, तो मैं पहली बात तो इसको मेंशन ही नहीं करूंगा, इसको बोल दूंगा डेल्टा। ध्यान से देखना किस तरीके से एग्जामिनर्स सोचते हैं, किस तरीके से जो पेपर सेटर्स हैं वो सोचते हैं। मैं पहले तो डेल्टा को यहां पे राइट हैंड साइड मेंशन ही नहीं करूंगा कि ये इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, इसको डेल्टा बोल दूंगा और मैं सीधा बोलूंगा कि प्रूव दैट डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27a² b²। बच्चे ये बन गया जेई मेंस का या फिर जेई एडवांस का सवाल, ये बन गया जेई मेंस का या फिर एडवांस का सवाल। कैसे? अब तुम्हें खुद से सोचना बच्चे कि ये वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में दिया हुआ था, जिसका आंसर कुछ कुछ इस तरीके से आ रहा था, यहां सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा। एंड उसके बाद एक और स्टेप, सोच रहे हो जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू आए, एनसीईआरटी जेई मेन जेई एडवांस में सिर्फ एक ही चीज है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। यहां पर वो लगाकर देखते हैं। अब बच्चे 1 + a² + b², अरिथमेटिक मीन इसका किससे बड़ा होगा? इसका अरिथमेटिक मीन a² b² रेज़ टू द पावर 1/3 से बड़ा होगा। ठीक है, 1 × a² × b² रेज़ टू द पावर 1/3 से बड़ा होगा। मैं क्या जी, क्यूब कर दो दोनों तरफ क्यूब कर दो। जैसे ही दोनों तरफ क्यूब करेंगे 1 + a² + b² का होल क्यूब, राइट हैंड साइड में 3 का होल क्यूब 27 a² b² हो जाएगा और यहां से ये चीज हो गई। तो अगर ऑब्वियसली अब तुम बोलोगे सर जेई मेंस में ये कैसे आ सकता है प्रूव दैट? भाई ऑप्शन तो मिल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा, मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा, कि डेल्टा का वैल्यू मिनिमम कब होगा या कितना होगा? 27 a² b²। एक लेवल और ऊपर जाना है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एग्जिस्ट व्हेन a = what, b = what। हमें पता है कि am gm के बराबर कब होगा, या 27 a² b² कब आएगा? जब सारे के सारे नंबर्स बराबर होंगे, मतलब कि a² b² और 1 तीनों बराबर होंगे। तो a1 जब और b1 के इक्वल होगा तो ये मिनिमम 27 हो जाएगा। सो दैट इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। तो सेम क्वेश्चन को इसी तरीके से एग्जामिनर सोचता है कि मैं उसी क्वेश्चन को बेसिक लेवल से उठा के जेई मेंस का जेई एडवांस का किस तरीके से बनाऊं। तुम्हें भी वैसा ही सोचना, बिकॉज एक स्टेप आगे रहोगे मजा आएगा। क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसलिए सबसे ऊपर रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ, जो बच्चे अगर ये समझ नहीं आया तो इसका पीडीएफ तुम हमेशा की तरह से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक में तुम्हें जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा, तुम्हें डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ओहो, सिर्फ मैट्रिसेस बताना, मतलब कि A B C D E F G H I। यार इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज बच्चे को प्रॉब्लम होती है बच्चों को किस तरीके से मैट्रिसेस को परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ लिंक करें। भाई 9 एलिमेंट्स हैं 3/3, हर एलिमेंट या तो 0 है या फिर 1 है। इसका मतलब हर एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस है, 0 और 1। सो सिंस ईच एलिमेंट हैज 2 चॉइसेस, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 222, सो 2 to the power 9। तो आंसर आ जाएगा बच्चे 512। सो 2 to the power 9 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था कि एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन काफी अच्छा था जिसको जेई मेंस में भी कन्वर्ट किया जा सकता था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का है। एक और, हमेशा की तरह इस क्वेश्चन को भी बच्चे जेई मेंस जेई एडवांस में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, whose each element is 0 और 1, 3/3 के डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया भैया? जेईई एडवांस का बन गया या मेंस का बन गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसका हर एलिमेंट या तो 0 है या फिर 1 है, क्या होगा? सो हर एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस तो हैं,
टोटल मैट्रिसेस बच्चे 512 या टोटल डिटर्मिनेंट 512 बनते हैं, बट मैक्सिमम वैल्यू मैंने, अगर तुम्हें याद है बच्चों, सच सच बताना अगर तुम्हें याद है, ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन को करने का ट्रिक भी बताया हुआ। क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स में मिनिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बच्चे, डायगोनल में मिनिमम वैल्यू और नॉन डायगोनल में मैक्सिमम वैल्यू। नॉन डायगोनल में मैक्सिमम वैल्यू, इसको एक्सपैंड करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ एग्जामिनर्स, पेपर सेटर्स इस तरीके से सोचते हैं। तुम्हें एक लेवल हमेशा की तरह उनसे आगे रहना है और मैं तुम्हें सिखाऊंगा किस तरीके से तुम्हारी सोच ओरिएंट होनी चाहिए, ताकि जेई के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही बनते हैं और तुम्हें वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना और उन क्वेश्चन पे अटैक करना सबसे पहले है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 512 इसका राइट आंसर था। मूविंग ऑन, अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। भाई अगर 24 एलिमेंट्स है तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, तो ध्यान से देखो, 24 अगर एलिमेंट्स है, ऑर्डर ए बाय बी की फॉर्म का है, तो बोल सकते हैं कि ए इंटू बी 24 होगा, बिकॉज टोटल एलिमेंट्स ए इंटू बी होते हैं। अब ए इंटू बी 24 के कितने सॉल्यूशंस हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीग्रल, तो 24 के जितने फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो 1 है तो 1 इंटू 24 हो गया, एक 2 है तो 2 इंटू 12 हो गया, 3 इंटू 8 हो गया, 4 इंटू 6 हो गया। अब बच्चों भूलना नहीं है, 1 इंटू 24 का ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम 24 इंटू 1। 1 इंटू 24 मतलब एक रो 24 कॉलम, 24 रोज 1 कॉलम, सो ये मैट्रिक्स अलग हो जाएंगे, ऑर्डर अलग हो गया। 12 इंटू 2, 8 into 3, 6 into 4. So these are all the possible orders which a matrix can have. What if it has 13 elements? अगर बच्चे 13 एलिमेंट्स हैं, 13 तो प्राइम नंबर है, दो ही फैक्टर्स होंगे, 1 इंटू 13, 13 इंटू 1। सो सिंपल क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को करने के अंदर। तो अगेन ये वो क्वेश्चन है जिसमें मल्टी कंसेप्ट, तो इसके अंदर परमुटेशन का, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है। अगेन किस तरीके से इसको जेई मेंस का सवाल बनाया जा सकता है, जेई मेंस का सवाल बनाने के लिए बच्चे वो 24 की जगह क्या कर देगा, 2400, 24 की जगह क्या कर देगा, 2400। तो अगर एक मैट्रिक्स में 2400 एलिमेंट्स हैं, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, जेई मेंस का सवाल बन गया। जेई मेंस का सवाल बन गया, तुम्हें क्या करना है, 2400 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देख लेने, 2400 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देखे अपॉन 2 कर देना, बिकॉज 24 के फैक्टर्स बच्चे 8 है, 24 हैज 8 फैक्टर्स, 2 क्यूब इंटू 3, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें पता कितना होता है, 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। सो इतने तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, इतने तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो 8 फैक्टर्स हैं, तो पहला नंबर 8 वेज में कवर किया जा सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी उतने ही होंगे। तो जितने 2400 के फैक्टर्स होंगे टोटल ओवरऑल, उतने ही टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। वेरी क्लियर। ठीक है, तो अगेन सोचना है, मैं एक एक क्वेश्चन के साथ बता रहा हूं कि किस क्वेश्चन को वो जेई मेन से, एनसीईआरटी से जेई मेंस या जेई एडवांस में कन्वर्ट करने की सोच सकता है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिए जाते हैं, उनको मॉडिफाई करके तोड़ मरोड़ के अच्छा क्वेश्चन बनाया जाता है जेई मेंस का और जेई एडवांस का। आई होप दिस इज क्लियर। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। fx is equal to this and this is equal to a plus bx plus cx square. Find the value of a. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैंने इस तरह का क्वेश्चन क्लास के अंदर भी कराया हुआ, नॉट एग्जैक्टली सेम बट इस टाइप का। हमें a का वैल्यू बताना है, a देखो कांस्टेंट टर्म है, बाकी सब टर्म के साथ भाई b c x एडेड है, x मल्टीप्लाइड है, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड आ गया, x क्यूब मल्टीप्लाइड होगा, दिस इज द ओनली टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो क्या करना है, since this is the only term which is independent of x, तो obviously there are certain तरीके। एक तो है कि भाई अगर दिमाग नहीं लगाना, नॉर्मल एक्सपैंड कर दो, भाई नॉर्मल एक्सपैंड कर दो, दोनों तरफ इक्वेट करो, एक का वैल्यू निकाल लो। ऑब्वियसली नॉट अ गुड आइडिया, नॉट अ गुड आइडिया। हमें दिमाग है, हमके अंदर दिमाग है, तो किस तरीके से उस दिमाग को यूटिलाइज करना है, भाई दिस इज द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो क्या करो, एक्स को 0 पुट कर दो यार, दोनों तरफ x को दोनों तरफ 0 पुट कर दो। जैसे ही x को 0 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बच्चे क्या आएगा, 1 1 1, सेकंड कॉलम 1 1 1, थर्ड कॉलम 1 1 1, राइट साइड बोल सकता हूं कि a के साथ बाकी सारे 0 आ जाएंगे। सो a इज नथिंग बट इसका डिटर्मिनेंट, और ये हमें पता है भाई, कभी भी दो रोज दो कॉलम सेम हो जाएंगे, वैल्यू आ जाती है 0 0। सो a का वैल्यू है 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, बट किस तरीके से इसको जेई मेंस का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, गेस कर सकते हो, गेस कर सकते हो। यस,
अगर मैं तुमसे b का वैल्यू पूछता, अगर मैं तुमसे b का वैल्यू पूछता तो यार ये क्वेश्चन जेईई मेंस का बन गया। अगर मैं तुमसे b का वैल्यू पूछता तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस का बन गया। अब b का वैल्यू किस तरीके से निकाला जाए ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटर्मिनेंट के वन ऑफ द चैप्टर्स में। चैप्टर या सेशन का नाम था डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, अगर तुम्हें याद है बच्चे। b के साथ x है तो क्या करें हम b की वैल्यू निकालने के लिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। और जैसे ही राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चे, ये आ गया 0, ये आ गया b 2cx, इसके आगे वाली सारी टर्म्स x के ऊपर डिपेंडेंट होगी। और जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे x को 0 पुट करके राइट साइड पे v आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है, 3 डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट होगा, बट उससे घबराना नहीं है बिकॉज अल्टीमेटली तो x को 0 पुट करना है, तो वो 3 की डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी, तो वो आंसर हो जाएगा। सो दैट इज हाउ वी फाइंड b। तो ये क्वेश्चन बन गया किसका, जेईई मेंस का या फिर एडवांस का। देख रहे हो, देख रहे हो कि किस तरीके से एग्जामिनर सोचेगा, किस तरीके से एग्जामिनर सोचेगा कि तुम्हें सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो दिया है उसको मॉडिफाई करके एक लेवल और ऊपर लेके आना। इसको बोलते हैं लेवल अप, इसको बोलते हैं एग्जामिनर की सोच। हमें उस सोच को पकड़ना है, जैसे मैं हर क्वेश्चन में के अंदर तुम्हें हिंट दे रहा हूं, राइट। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 ab ac, ab b स्क्वायर प्लस 1 bc, ca cb c स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब बच्चे ये ना, ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और डिटर्मिनेंट वाली एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है और मेरा बहुत अच्छा पसंदीदा सवाल है ये। क्या करना है, इसके अंदर एक बहुत अजीब सा और बहुत सही सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्या करते हैं, ध्यान से देखो। हम ना फर्स्ट रो से टेकिंग a कॉमन फ्रॉम रो 1, b कॉमन फ्रॉम रो 2, c कॉमन फ्रॉम रो 3। ऐसा क्यों सोचा, बिकॉज पहला थॉट क्या आएगा बच्चे कि रो वाइज या कॉलम वाइज ऐड कर दो। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि डिटर्मिनेंट आएगा पहला, सारे रोज ऐड करके देख लो यार, सारे कॉलम्स ऐड करके देख लो, क्या राइट हैंड साइड वाली चीज यहां कुछ कॉमन बन रहा है, कहीं कॉमन नहीं बन रहा। a स्क्वायर प्लस 1 ab ac, ab b स्क्वायर प्लस 1 bc, ca cb c स्क्वायर प्लस 1, नो कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा यार, फर्स्ट रो से ना a कॉमन निकालने की कोशिश करता हूं, सेकेंड रो से b कॉमन, थर्ड रो से c कॉमन। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, a b c। ध्यान से देखना, पहली रो से a कॉमन, दूसरी से b कॉमन, तीसरी से c कॉमन, a b c। क्या बना फर्स्ट रो के अंदर, कैसे से a प्लस 1 अपॉन a कॉमन निकाला तो b रह गया, a कॉमन निकाला तो c रह गया, कोई बात नहीं। सेकंड से b कॉमन निकाला तो यहां पर आ गया बच्चे a, b कॉमन निकाला तो b प्लस 1 बाय b, c कॉमन निकाला तो यहां पर रह गया b, सॉरी b कॉमन निकाला तो यहां पर रह गया c, दोबारा c निकाला थर्ड रो से कॉमन, सो यहां पर a आ गया, यहां पर b आ गया, यहां पर c प्लस 1 बाय c बना। अब देखो क्या मस्त चीज करने वाले हैं, हम a को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड c को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या किया सोचो, रो वाइज हमने a b c कॉमन लिया, बाहर निकाला और उनको कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर दिया। रो से निकाला, कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो से a निकाला, सेकंड रो से b निकाला, तीसरी रो से c निकाला और हमने क्या किया, a को फर्स्ट कॉलम में, b को सेकंड कॉलम में, c को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। देखो क्या हो गया, देखो क्या जादू हुआ, क्या जादू हुआ। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या बन गया बच्चे, a स्क्वायर प्लस 1, यहां पर a स्क्वायर, यहां पर a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर एंड यहां पर बच्चे c स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया। इसका ना ढांचा चेंज हो गया, इसका ना अंदर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बिकॉज अंदर के स्ट्रक्चर में यहां पे ए बी ए सी ए बी बी सी थे, मुझे ए बी बी सी के टर्म्स में आंसर ही नहीं निकालना, मुझे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए। तो मैंने उसके लिए ढांचा चेंज कर दिया। ढांचा कैसे चेंज किया, रो वाइज ए बी सी निकाले और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया तो ढांचा चेंज हो गया। अब सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की फॉर्म के हैं और राइट साइड में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो मुझे पता है कि अब तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करें, अगेन पहला थॉट, क्या रो वाइज या कॉलम वाइज सब एलिमेंट्स ऐड करके कहीं जगह सेम बन रहा है वो चेक करना है। अगर मैं यहां पर रो वाइज ऐड करता हूं तो 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर बन रहा है, कॉमन नहीं बन रहा। बट अगर मैं कॉलम वाइज ऐड कर रहा हूं बच्चे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, सम ऑफ ऑल द कॉलम सेम। तो क्या करना है मुझे, कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देना। कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, जो कि कॉमन आ जाएगा, जो कि कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया, बचा क्या, 1 1 1, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, एंड यहां पर बचे सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन भी ले लिया, 3 1 जनरेट हो गए। 3 1 जनरेट होने के बाद तो भाई क्वेश्चन हो गया। 3 1 जनरेट का मतलब 2 0 बनाना है। तो क्या करना है हमें, रो 1 को रो 1 माइनस रो 2, रो 2 को रो 2 माइनस रो 3, और बच्चे ये करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा, ये करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। सो रो 1 को रो 1 माइनस रो 2, रो 2 को रो 2 माइनस रो 3, ये करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप बाकी 1 बन जाएगा, बिकॉज यही आंसर है, यही आंसर है। तो क्या किया बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेईई मेन जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहां पर क्या सीख रहे हैं हम यहां पे ढांचा, अंदर का स्ट्रक्चर चेंज करना सीख रहे हैं, और ये बहुत कॉमन सा एक तरीका है, वेरी कॉमन तरीका। और ऐसे क्वेश्चन बच्चे बहुत आए हैं, अगर तुम जेईई मेंस और जेईई एडवांस के प्रीवियस से चेक करोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं जिसके अंदर हमें अंदर का ढांचा चेंज करना है। कैसे समझ में आएगा कि अंदर का ढांचा चेंज करना है, बिकॉज यहां पर ए बी ए सी ए बी सी ए है, राइट हैंड साइड में ए बी बी सी नहीं पूछा उसने, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड में अंदर का ढांचा, यहाँ अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी ए सी बी सी के टाइप के हैं, एंड राइट हैंड में वैसे एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब मुझे अंदर का ढांचा चेंज करना है। और एक तरीका चेंज करने का, ढांचा चेंज करने का क्या है, रो से कॉलम उठाओ, रो से एलिमेंट्स उठाओ, उनको कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम रो 1, बी फ्रॉम रो 2, सी फ्रॉम रो 3, और मैंने उनको क्या किया, कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, ढांचा चेंज हो गया। ढांचा चेंज होने के बाद तो यार सिंपल था, अगर क्वेश्चन तुम्हें ये देता कि ये इसके इक्वल प्रूफ करो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। रो वाइज या कॉलम वाइज चेक करना है, रो वाइज या कॉलम वाइज चेक करके हमें दिख रहा है कि कॉलम वाइज ऐड करके एलिमेंट सेम बन रहे हैं, 3 1 बन गए, उसके बाद तो 2 0 स्टैंडर्ड अप्रोच है, 2 0 स्टैंडर्ड अप्रोच है। बट किस तरीके से ढांचा चेंज करना है, इसको अपने दिमाग में डालो, ठीक है। तो अपने दिमाग में ये हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, तेलुगु में, तमिल में, जो भी तुम्हारी मदर टंग है उसमें लिखो कि अगर, सोचो, उससे बोलो कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर वाले एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द आंसर व्हिच इज बीइंग आस्क्ड, we need to change the structure. How do we change the structure? One of the ways is taking elements common from rows and multiplying it in columns. Elements rows से common उठाओ and columns के अंदर multiply कर दो. This is one of the ways. Clear है बच्चे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ना सिर्फ एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऑल्सो जेईई मेंस, जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। एफ ऑफ टी इज cos t t1 2 sin t t 2t sin t t t लिमिट t टेंडिंग टू 0 f of t by t स्क्वायर। अब देखो ध्यान से बच्चे, f of t अपॉन t स्क्वायर है। एक तरीका तो क्या है भाई, इसको एक्सपैंड कर दो, वन तरीका है इसको एक्सपैंड कर दो, t स्क्वायर से डिवाइड कर दो और फिर लिमिट लगा दो, ठीक है। आम जिंदगी, हम हैं मेंटोस जिंदगी। अब मेंटोस बचे t 2 बार है, t 2 बार है, तो ध्यान से सोचो यार, ऐसा कोई रो या कॉलम है जो 2 टीज को अब्सॉर्ब कर सके, जो पूरा का पूरा रो, पूरा का पूरा कॉलम टी को अब्सॉर्ब कर सके। हमें पता है कि साइन टी अपॉन टी लिमिट टी टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू बच्चे 1 होती है। सो साइन टी के में क्षमता है कि एक टी को अब्सॉर्ब कर सकता है अगर टी टेंडिंग टू 0 है। कॉस टी के अंदर क्षमता नहीं है, कॉस टी के अंदर क्षमता नहीं है, तो मैं ऑब्वियसली फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो में पंगे नहीं लूंगा, बिकॉज कॉस टी अपॉन टी आ जाएगा, इसके पास उसका जवाब मेरे पास नहीं है। बट मैं, अगर तुम ध्यान से देखो, सेकेंड रो के अंदर 3 टर्म्स, 2 sin t t 2t, बोल सकता हूं कि तीनों की तीनों टर्म्स एक टी अब्सॉर्ब कर सकती हैं। थर्ड रो में तीनों की तीनों टर्म्स एक टी अब्सॉर्ब कर सकती हैं। तो रादर देन एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड करके फिर टी स्क्वायर से डिवाइड, वो भी कर सकते हो, हम क्या करेंगे, पहले टी को सेकेंड रो से डिवाइड एंड दूसरे टी को थर्ड रो से डिवाइड, तो एफ टी अपॉन टी स्क्वायर निकालते हैं सीधा, एफ टी अपॉन टी स्क्वायर। तो इस डिटर्मिनेंट को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्या किया बच्चे, एक टी को सेकेंड रो, एक टी को थर्ड रो पे, तो कॉस टी, ध्यान से देखो, कॉस टी t 1,
यहां पर 2 sin t अपॉन टी 1 2 एंड यहां पर बचे sin t अपॉन टी 1 1 क्योंकि t अपॉन टी 1 होता है। तो एफ टी अपॉन टी स्क्वायर ये आ गया। अब क्या करना, दोनों तरफ लिमिट t टेंडिंग टू 0 कर दो, दोनों तरफ लिमिट t टेंडिंग टू 0 कर दो, बिकॉज डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। और जैसे ही हम t को 0 पुट करते हैं बच्चे, ये डिटर्मिनेंट cos t, cos ऑफ 0 इज 1, t 0 और ये 1 2 सॉरी ये 1 आ गया, cos 0 इज 1 2 1 2 एंड यहां पे 1 1 1 बिकॉज sin t अपॉन t 1 पुट कर रहा हूं। तो ये दिस इज बेसिकली अ डिटर्मिनेंट, दिस इज अ डिटर्मिनेंट नॉट अ मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे यार, एक तो प्रॉपर्टी लगाओ, नहीं लगानी, बहुत सिंपल सी वैल्यूज हैं यार, इसमें क्या सोचना। सो 1 टाइम्स फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं, 1 - 2 मतलब कि -1, 0 छोड़ गया, 1 × 2 - 1 2 - 1 2 - 1। सो बच्चे ये -1 + 1 आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। दो तरीके बताए हैं, दोबारा से ध्यान रखो, दो तरीके बताएं। एक तो है कि नॉर्मल एक्सपैंड कर दो, दिस इज अ डिटर्मिनेंट, एफ ऑफ टी इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। मुझे एफ टी अपॉन टी स्क्वायर बताना है, एफ टी अपॉन टी स्क्वायर बताना है, एफ टी अपॉन टी स्क्वायर बताना है। तो यहां पर डिटर्मिनेंट है, यहां पर डिटर्मिनेंट है। तो एफ टी अपॉन टी स्क्वायर क्या होगा, दो टीज को ऑब्जॉर्व करवाना है। तो पहले टी को मैंने सेकेंड रो के अंदर ऑब्जॉर्व करवाया, सेकेंड टी को तीसरी रो के अंदर एब्जॉर्ब कराया, बिकॉज मुझे पता है कि साइन टी के अंदर एक टी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है जब टी का वैल्यू 0 को 10 कर जाएगा। और जैसी लिमिट लगाया, ये 2 1 2, ये 1 1 1 हो गया, यहाँ पे 1 0 1 हो गया। अब तुम 3 1 दिखाई दे रहे हैं, 3 1 दिखाई दे रहे हैं, तुम ये चाहो तो 2 जीरोस बना सकते हो, बट अगेन हमें आंसर निकालना है और जल्दी आंसर निकालना। छोटे एलिमेंट से सीधा आंसर 0 आ गया, तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस वन। सुपर, आगे बढ़ते हैं। एक और सब्जेक्टिव सा प्यारा सा क्वेश्चन बच्चे, फटाफट से इसको करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आई एम वेरी श्योर ये क्वेश्चन तुम्हें दिखा होगा और इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर भी एक हल्का सा, क्योंकि इसके अंदर साइन आइडेंटिटी यूज हो रही है। सो px इंटू पी वाई, पी एक्स इज दिस, पी वाई क्या हो जाएगा, तो px इंटू पी वाई, ये दो मैट्रिसेस होंगे बच्चे। तो पहला मैट्रिक्स क्या है, cos x sin x माइनस sin x cos x। पी वाई का मतलब जहां जहां x है वहां पर x के जगह y पुट कर दो। सो cos y sin y माइनस sin y cos y एंड इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा बचे, cos x cos y माइनस sin x sin y, sin x sin y 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो cos x sin y, so cos x sin y प्लस sin x cos y 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस sin x cos y प्लस cos x, यहां से माइनस cos x sin y, ये भी माइनस आएगा। यहां पर 2 2, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y बच्चों, प्लस cos x cos y। अब ध्यान से देखो, cos a cos b माइनस sin a sin b 11th का फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। क्या होता है ये होता है cos ऑफ x प्लस y, sin a cos b प्लस cos a sin b sin ऑफ x प्लस y, माइनस कॉमन आ जाएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, दोबारा से वही फॉर्मूला sin ऑफ x प्लस y, एंड यहां पर बच्चे माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y, दिस इज cos ऑफ x प्लस y। तो बोल सकता हूं कि ये चीज p ऑफ x प्लस y, p ऑफ x प्लस y माने जहां जहां x है बच्चे वहां पे x की जगह x प्लस y पुट कर दो। तो जैसे ही मैं x को x प्लस y पुट करूंगा, ये cos x प्लस y बन गया, sin x प्लस y बन गया, माइनस sin ऑफ x प्लस y बन गया, cos ऑफ x प्लस y बन गया, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। सिमिलरली आधा पार्ट रह गया, पी वाई इंटू पी एक्स भी अगर तुम बच्चे सिमिलर तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान दो, जरूरी नहीं है कि हमेशा a इंटू बी मैट्रिक्स b इंटू a मैट्रिक्स के इक्वल हो। मैट्रिसेस डू नॉट जनरली कॉम्यूटेटिव नहीं होते, ठीक है। तो इसको अलग से तुम्हें प्रूव करने का जरूरत है, और तुम प्रूव करोगे एग्जैक्टली सेम रिजल्ट पे पहुंचोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। If A is a square matrix such that A square is equal to A, show that I plus A whole cube is equal to 7A plus I। बच्चों ये हमने कैटेगरिकली बोला था कि कभी भी A plus B whole cube है
इसके अंदर तो वो चीज एक x प्लस वाई होल क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते बिकॉज ये मैट्रिसेस है। बट अगर इन दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो कोई चक्कर नहीं, तो हम यहां पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं बिकॉज अगर दूसरा मैट्रिक्स आई है, वन ऑफ द मैट्रिसेस आई, वी कैन एक्चुअली अप्लाई द फॉर्मूला जो रियल नंबर्स के अंदर वैलिड होते हैं। सो आई प्लस ए होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3i स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर, 3ia स्क्वायर। अब देखते हैं आई क्यूब का वैल्यू है आई, ए क्यूब बच्चे ए स्क्वायर का वैल्यू है ए, तो दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोबारा ए है, तो ए क्यूब का वैल्यू भी है ए। आई कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा तो यहां पर है 3 है एंड यहां पे 3ia स्क्वायर, तो ये भी 3 है, तो क्लियरली ये i प्लस 7a हो जाएगा, i प्लस 7a। ध्यान देना एक चीज, ये चीज मैं a प्लस बी होल क्यूब में नहीं लगा सकता, ये मैं तभी लगा सकता हूं अगर वन ऑफ द एलिमेंट्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक एलिमेंट जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, a और b में से एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तब मैं यहां पे a प्लस बी होल 4 में a प्लस बी होल टू द पावर 5 हो चाहे a प्लस बी होल टू द पावर 6 हो, कुछ भी हो, बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड कर सकता हूं। ये बाइनोमियल ही तो है, a प्लस बी होल क्यूब एक तरह से बाइनोमियल थ्योरम ही तो है, बट अगर ये a प्लस बी है तो इसको मैं नहीं कर सकता। ये ध्यान देना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा कि अगर मैं यहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर करूंगा, ये एक बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। इस पाप को नहीं करना मैथमेटिक्स के अंदर, ये नहीं होता। अगर इनमें से कोई एक मैट्रिक्स आई होगा ना तब कर सकते हैं बिना झिझक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत प्यारा है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n and b, ध्यान से देखो, is a matrix such that a b dash and b a dash are both defined। a b dash and b a dash दोनों के दोनों डिफाइंड है। ऑर्डर ऑफ b क्या होगा बच्चे, ऑर्डर ऑफ b मान लेते हैं a क्रॉस b है, a रोज है b कॉलम्स है, तो अगर b का ऑर्डर a क्रॉस b है तो b ट्रांसपोज का ऑर्डर हम सबको पता है कि b क्रॉस a हो जाएगा, b ट्रांसपोज का ऑर्डर b क्रॉस a हो जाएगा। अब देखो क्या, a b डैश डिफाइंड है, मतलब कि a b डैश प्रोडक्ट वैलिडेटेड है, a b डैश दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। a का ऑर्डर है बच्चे कितना, m अपॉन n, m अपॉन n। b का ऑर्डर या b डैश का ऑर्डर है b क्रॉस a, b क्रॉस a। फाइनल कैसा मैट्रिक्स बनेगा मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस ये लेना देना है बॉस, ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम सबको पता है कि ये दोनों बराबर होंगे, तो b का वैल्यू n के बराबर, b का वैल्यू n के बराबर, तो एक वैल्यू तो आ गई, एक वैल्यू तो आ गई। एंड एक और चीज दी हुई है बच्चे, b डैश a इज ऑल्सो डिफाइंड, b डैश a, b डैश का ऑर्डर कितना है b क्रॉस a का ऑर्डर कितना है m क्रॉस n। तो अगर ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कितना मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस ये है कि ये दोनों बराबर होंगे, तो a का वैल्यू m के बराबर है बच्चे, a का वैल्यू m के बराबर है। सो b इज इक्वल टू n, a इज इक्वल टू m, तो b का ऑर्डर है a क्रॉस b, मतलब कि ऑर्डर क्या हो जाएगा m क्रॉस n, m क्रॉस n। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ, this is the order of b। I hope this is clear to each and everyone। मूविंग ऑन, सो डी आंसर इसका सही है। तो अगेन बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन बट बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट डेल्टा इज इक्वल टू ए एक्स एक्स स्क्वायर 1 बी वाई वाई स्क्वायर 1 सी जेड जेड स्क्वायर 1 डेल्टा 1 ए बी सी एक्स वाई जी जेड एक्स जेड वाई जेड एक्स एक्स वाई। तो मुझे डेल्टा और डेल्टा 1 में रिलेशन, अगेन वही चीज जो अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले किया था। ढांचा, अंदर का स्ट्रक्चर इसका और इसका अलग है और मेरे को कंपेयर करना है और मुझे कंपेयर करना है, अंदर का ढांचा ही अलग है भाई। सो लेट अस ट्राई टू मेक द स्ट्रक्चर, अंदर का ढांचा सेम करने का कोशिश करते हैं। अगर एक आधा एलिमेंट बराबर नहीं होगा तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं होंगे, अगर सब कुछ बराबर आ गया तो इक्वल हो जाएंगे। देखते हैं क्या हो रहा है। सो डेल्टा का वैल्यू यहां से शुरू करते हैं, इज दिस। अब यहां पर देखो डेल्टा 1, अगर मुझे इसको डेल्टा 1 में कन्वर्ट या उसके जैसा बनाना है तो सबसे पहले देखो एबीसी, कैपिटल एबीसी बच्चे फर्स्ट कॉलम में है, यहां पर फर्स्ट रो में है, तो इसको ट्रांसपोज ले लो, तो ट्रांसपोज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो ए एक्स, यहां पर बी वाई, यहां पर सी जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
1 1 1 1 1 1, तो ये चीज बन गई। अब देखो ढांचा सेम करना मुझे, ढांचा सेम। अब ढांचे में क्या है, यहां पर ए बी सी के साथ कुछ नहीं है, तो उसके लिए हटाने के लिए क्या करो बच्चे, यहां से x बाहर निकाल लो, यहां से y बाहर निकाल लो और यहां से z बाहर निकाल लो। सो टेकिंग x कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, y फ्रॉम कॉलम 2 एंड z फ्रॉम कॉलम 3। तो बच्चे x को मैंने कॉलम 1 से बाहर निकाल लिया, y को कॉलम 2 से बाहर निकाल लिया, z को कॉलम 3 से बाहर निकाल लिया, तो ये किसके बराबर हो गया, तो x y z तो बाहर आ गए, x y z तो बाहर आ गए। सो यहां से a, यहां से b, यहां से c, तो पहला कॉलम तो भाई पहला रो तो सेम बन गया, x y z, यहां से x, यहां से y, यहां से z बाहर, तो ये दूसरा भी सेम हो गया बॉस। बट यहां पर तो 1 1 1 ही है, यहां पर तो 1 1 1 भी, यहां पर तो सॉरी यहां से x बाहर आ गया, सॉरी हमने क्या किया, अच्छा x बाहर निकाला तो यहां पे 1 अपॉन x, 1 अपॉन y, 1 अपॉन z आएगा। सो x कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, तो a x 1 अपॉन x, b y 1 अपॉन y, c z 1 अपॉन z। अब क्या किया जाए, अब ध्यान से देखो यार, राइट हैंड साइड a b c, फर्स्ट रो सेम, सेकंड रो सेम, थर्ड रो इज नॉट सेम। सो व्हाट वी डू इज, इस तीनों को एज इट इज थर्ड रो में मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे a b c x y z, यहां पर बच्चे y z, यहां पर zx और यहां पर xy हो गया, और ये एक्चुअली डेल्टा 1 के बराबर ही, ये एक्चुअली डेल्टा 1 के बराबर है। सो डेल्टा का वैल्यू डेल्टा 1 के इक्वल हो गया, डेल्टा का वैल्यू डेल्टा 1, विच इज ऑप्शन सी। सो क्लियरली बच्चे, अगर सिंगल करेक्ट है ना, तो मेरे को वैसे ही पता था कि ए और बी तो वैसे नहीं हो सकते, बिकॉज अगर ये है तो ये भी होगा है ना, और अगर ये आंसर है तो ये भी होगा। अगर डेल्टा का वैल्यू डेल्टा 1 के इक्वल नहीं है, तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा तो हो ही सकता ना, ठीक है। तो अगर ऑप्शन ए है तो बी पक्का से नहीं हो सकता, बी भी होगा, अगर ऑप्शन ए है तो बी भी होगा, तो क्लियरली ए इज नॉट द आंसर। तो मुझे चेक करना था बी, सी और डी में कि नन ऑफ दीस था, तो मुझे ऑब्वियसली सॉल्व करना था। बट अगेन मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ढांचा, अंदर का स्ट्रक्चर क्या वो सेम है, नहीं था। बनाया कैसे बनाया, रो से लेके कॉलम, रो से लेके कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वही एग्जैक्टली चीज, यही चीज हमने 2 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन के अंदर की थी, और वो चीज तुम्हें याद रखनी है, कैसे ढांचा अंदर का स्ट्रक्चर सेम बनाते हैं, रो वाइज लो या कॉलम वाइज लो, रो में डिस्ट्रीब्यूट करो किसी भी तरीके से। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट लाइज, ओके, देन दिस डिटर्मिनेंट लाइज इन द इंटरवल। तो मुझे बताना कि यार ये जो वैल्यू आएगी ओवरऑल, ये किस इंटरवल में लाई करेगी। एक्स और वाई रियल है, एक्स और वाई रियल है। अब बच्चे इसको भी ना बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका क्या करो यार, कुछ सोचना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ रो वाइज एक्सपैंड कर दो, देखते हैं क्या हो रहा है। लेट अस एक्सपैंड दिस रो वाइज, रो वाइज एक्सपैंड करते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है। फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया, cos x इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स प्लस वाई, तो प्लस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, प्लस साइन एक्स प्लस वाई हो गया। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा एक और काम कर सकते थे कि सेकेंड कॉलम या यहां से भी एक्सपैंड कर सकते थे, चलो ठीक है अब कर लिया, कोई बात नहीं। प्लस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू 0 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, तो ये बहुत ही सिंपल चीजें बन रही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्लस 1 इंटू, ध्यान से देखो, माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, तो ये चीज हमारी आ चुकी है। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई साइन वाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या होता है, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी, तो साइन क्या बन जाएगा बच्चे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। समझ में आया सबको, नहीं तो इतना पोर्शन सिंप्लीफाई होके ये बन गया। यहां देखते हैं, माइनस कॉमन, माइनस कॉमन, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ए बी कॉस ए कॉस बी, क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये भी बन जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। मैं क्या जी, मजा आ गया, मजा आ गया। तो साइन वाई माइनस कॉस वाई, तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होके बच्चे साइन वाई माइनस कॉस वाई आ गया,
साइन वाई माइनस कॉस वाई बन गया। तो जैसे ही सिंप्लीफाई किया, अब इसका वैल्यू यार, ये तो यार बचपन से पढ़ते हैं, 11 से पढ़ते हैं, कभी भी बच्चों a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। है या नहीं बढ़िया क्वेश्चन, है या नहीं बढ़िया क्वेश्चन। तो इसका रेंज माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका रेंज क्या होगा बच्चे, माइनस रूट 2 से लेके प्लस रूट 2, माइनस रूट 2 से लेके प्लस रूट 2, दिस वुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व थी। ट्रिग्नोमेट्री मुझे पता है यार बहुत सारे बच्चों का एक दुखती रग होती है, स्पेशली 11th मूविंग 12th के बच्चों की, बट लेट मी अश्योर यू गाइस, 12th के अंदर जितने भी चैप्टर्स है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एंड फंक्शंस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, इसके अंदर इतना ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाले हैं, इतना बढ़िया से यूज करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी कमियां थी जो 11th के अंदर रह गई थी वो 12th में पूरी होगी, ध्यान देना। सो माइनस रूट 2 से रूट 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे? अगेन किसी भी तरह से एक्सपैंड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे बच्चे, यही आंसर आएगा, साइन वाई माइनस कॉस वाई। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। एक और तरीका देखो, एक और तरीका उसने क्या किया, R3 को R3 माइनस कॉस वाई इंटू R1 प्लस साइन वाई इंटू R2 कर दिया, उससे भी ये दो जीरोस बन जाते हैं, और दो जीरोस के बाद तुम एक्सपैंड करोगे तो दोबारा साइन वाई माइनस कॉस वाई बन जाता है। अगेन ये सब करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, डायरेक्टली याद रखो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम एंड माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिनिमम वैल्यू होती है। ऑलराइट, मूविंग ऑन, लेट अस सी इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस। अब बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो। ए है दिस मैट्रिक्स, कोई बात नहीं, एक्स वाई जेड है 80, बहुत बढ़िया, 3x प्लस 2y प्लस 10z का वैल्यू 20, कोई रैंडम था वैल्यू दे दिया, पता नहीं रैंडम है या फिर सॉल्व करके कुछ आएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे आईब्रोज रेस करेगा वो ये है, a इंटू एडजॉइंट ए इज दिस। और बच्चे मैंने तुम्हें पिलाया हुआ है कि a इंटू एडजॉइंट a का वैल्यू कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। a इंटू एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। सो अगर ये है बच्चे तो बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a 81 है, डिटर्मिनेंट ऑफ 81 है। तो चेक करते हैं, तो यहां से बच्चा आया यहां पे कि डिटर्मिनेंट ऑफ a 81 है। तो लेट अस सी whether determinant of a is 81 or not using this information which is given to us। a ये है, x y z और इसकी वैल्यू दी हुई है। So let us see if determinant is actually equal to 81। So if we expand this, normal expand करते हैं यार, क्यों दिमाग लगाना है। So x into yz minus 3 minus 5 into 2z minus 6 plus 2 into 2 minus 5, इसको लिखते हैं एक्स वाई जेड माइनस 3x माइनस 10z प्लस 30। ठीक है, क्या होगा, माइनस 5 इंटू, यहां पे 3 आएगा, यहां पर 3 आएगा, सो 5 इंटू 2z माइनस 3, तो यहां पर प्लस 15 हो जाएगा। तो प्लस 15 प्लस 4 माइनस 2y। अब यार देखो ये वैल्यूज पता है तुम्हें, एक्स वाई जी माइनस अगर कॉमन यहां से कॉमन ले लिया तो 3x प्लस 10z प्लस 2y, और यहां पर बच्चे प्लस 19। डू वी नो दीज वैल्यूज? यस। सो एक्स वाई जेड है 80 माइनस 3x प्लस 2y प्लस 10z का वैल्यू है बच्चे 20 प्लस 19, तो 60 प्लस 19 79 बना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन इज 79, बट इससे मिल रहा है मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ 81। So is it true or false? Clearly this is false। तो यहां पर आईब्रोज रेज होने चाहिए, बिकॉज ये चीज एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू y, ये दिल है यार, ये मैट्रिक्स का दिल है, ये मैट्रिक्स का दिल है, इसमें जान बसती है, इसमें जान बसती है। और हमने देखा है इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने कितनी प्रॉपर्टीज अटेंड और प्रूव की हुई है। और अगर तुम्हें इसमें प्रॉब्लम है ना, और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम है, तो प्लीज मेरा एक लेक्चर जरूर देखना जिसके अंदर हमने एडजॉइंट बेसिक से लेके एंड तक सारी प्रॉपर्टीज प्रूव की है और डिस्कस की हुई है, तो वो देखना, उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन होगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसके कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। या डिटर्मिनेंट इस तरीके का आएगा ना, सबसे मजेदार चीज है, एक चीज मैंने तुम्हें बताई है, क्या करना है, रो वाइज या कॉलम वाइज चेक करके देखो यार, कुछ नहीं करना, रो वाइज ऐड कर लो, कॉलम वाइज क्या सेम बन रहा है। अगर मैं इसको रो वाइज ऐड करता हूं तो
साइन प्लस कॉस प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, और कॉलम वाइज भी ये बन रहा है। तो कुछ करना ही नहीं है यार, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, रो वन को R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस, तो ये स्टैंडर्ड तरीका। क्या रो वाइज या कॉलम वाइज कॉलम एलिमेंट्स ऐड करके सेम बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं, इससे आसान चीज नहीं हो सकती, इससे आसान चीज नहीं हो सकती। सो अगर मैं R1 को बच्चे R1 प्लस R2 प्लस R3 करता हूं, सो रो वन को रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री, तो साइन प्लस टू कॉस, साइन प्लस टू कॉस, साइन प्लस टू कॉस, जिसको मैंने बाहर में निकाल लिया, साइन प्लस टू कॉस को बाहर निकाल लिया। सो यहां पर बन गए भाई 3 1, यहां पर बन गए 3 वंस। क्या बना यहां पे, कॉस साइन कॉस 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 साइन, और ये वैल्यू है बच्चे 0, ये वैल्यू है 0। 3 वंस बन गए। इसके बाद तो सिस्टम बहुत क्लियर है, कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 3 वंस 2 0 बनाने हैं। तो यहां से साइन प्लस 2 कॉस 0 0 1, कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस, कॉस 0, कॉस माइनस साइन, साइन। पहले रो से कॉस माइनस साइन कॉमन, दूसरे रो से कॉस या नहीं भी लेना या छोड़ो, प्लस माइनस प्लस एक्सपैंड कर दो, तो साइन प्लस 2 कॉस, साइन प्लस 2 कॉस, प्लस माइनस प्लस यहां से एक्सपैंड करना, कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां तो कॉस साइन प्लस 2 कॉस 0 है, मतलब कि tan x का वैल्यू बच्चे -2 है, या फिर cos का वैल्यू sin के इक्वल, मतलब कि tan x का वैल्यू 1 है। तो हमारे पास tan x की 2 वैल्यूज आ रही है, तो tan x की 2 वैल्यूज आ रही है। सॉल्व करके tan x यहां तो -2 होगा, क्योंकि sin प्लस 2 cos 0 है, तो sin का वैल्यू -2 cos के इक्वल हो गया। तो बच्चे sin का वैल्यू, tan का वैल्यू -2 या tan का वैल्यू 1 है। मुझे tan का वैल्यू तो पूछा ही नहीं था, मुझे पूछा गया भाई फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन द इंटरवल -π/2 π/4। होशियार हो रहा है वो, होशियार हो रहा है वो। तो क्या किया जाए, किया ये जाए बच्चे कि tan x का ग्राफ बनाया जाए, tan x का ग्राफ बनाया जाए। और अगर तुम्हें याद है, tan x का एक बहुत प्यारा सा ग्राफ होता है जो कि इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का दिखता है। ये वैल्यू होती है बच्चे π/2, ये वैल्यू होती है -π/2। हमें π/2 और -π/2 नहीं देखना, हमें क्या देखना है, हमें -π/4 से π/4, -π/4 से π/4, सिर्फ इतना ही ग्राफ देखना है, सिर्फ इतना ही ग्राफ देखना है। π/4 पे हम सबको पता है कि वैल्यू 1 होती है, और -π/4 पे वैल्यू -1 होती है। तो हमें सिर्फ इतने ग्रीन वाला ग्राफ देखना है कि ये वाली वैल्यू, इतने में वैल्यू कितनी आ रही है। सो यार tan x का वैल्यू -2 कहीं यहां पर होगा, और tan x का वैल्यू 1 कहीं यहां होगा, 1 कहीं यहां होगा, एग्जैक्टली यहां पर। तो मैं बोल सकता हूं कि -2 तो कभी हो ही नहीं पाएगा, स्पेशली इस इंटरवल में। -π/4 से π/4 में बच्चे -2 तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये का इसका तो कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। और tan x = 1 भाई बहुत 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 क्लोज फाइट थी, इतने से बचा, बिकॉज यहां पर दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड है। तो π/4 पे वैल्यू 1 होती है, तो बोल सकते हैं कि इसका एग्जैक्टली एक सोल्यूशन आएगा। सो ओवरऑल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी एग्जैक्टली 1। ओवरऑल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बच्चों एग्जैक्टली 1 होंगे, एंड 1 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो बहुत प्यारा, अगेन क्वेश्चन सिंपल था। डिटर्मिनेंट का यूज तो बच्चे यहां पर खत्म हो गया, उसके बाद तो ट्रिग्नोमेट्री और दिमाग आ गया। तो जिसका डिटर्मिनेंट स्ट्रांग है वो यहां तक तो छोड़ देगा, बट उसके बाद बाकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। tan x का ग्राफ, ये इंफॉर्मेशन, ये सब पता होना चाहिए, तभी ये पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा। तो इसलिए बोलते हैं बच्चे, जेई मेंस के अंदर, जेई एडवांस के अंदर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर मुझसे पूछते हैं कि सर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट छोड़ दें, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दें, बाकी अच्छी तरह कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ दें, बाकी अच्छी तरह कर लेते हैं। नॉट अ गुड आइडिया। Why is this not a good idea? Because जो most of the questions जो जेई मेन, जेई एडवांस के अंदर आते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, मल्टी कंसेप्चुअल, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आर इन्वॉल्व। सो अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री वीक है और तुमने छोड़ा हुआ है, तुम यहां तक तो सॉल्व कर लोगे, बट ये तो पूछा ही नहीं है। उसने पूछा कि नंबर ऑफ रूट्स इन -π/4 to π/4। अगर ग्राफ ही नहीं पता, tan की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैसे सॉल्व हो पाएगा भाई? That is why all the concepts are related, और किसी भी कॉन्सेप्ट को छोड़ने का नहीं है,
ठीक है, और मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। जो भी कॉन्सेप्ट वीक है मुझे बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, कमेंट्स में बताओ। और जैसा कि मैं हमेशा से करता हूं, काफी बच्चों ने, अगर तुमने देखा हो, बहुत सारे बच्चों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का डिमांड किया था, ठीक है। हालांकि फ्राइडे को, कल हमने कुछ और लेक्चर पहले से प्लान किया हुआ था, बट सिंस बहुत सारे बच्चे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का डिमांड कर रहे थे, तो मैंने वो लेक्चर हटा दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया, उसकी जगह परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो यही चीजें मैं करता रहूंगा बच्चे। तो मुझे बताओ कहां पर प्रॉब्लम है, कौन से टॉपिक्स वीक हैं, आई विल मेक दोज टॉपिक स्ट्रॉन्गर। सो जैसे ही हमारा वीडियो खत्म होता है, सेशन एंड होता है, तो कमेंट्स पे जरूर लिख दिया करो, बिकॉज हर रोज सोने से पहले मैं वो कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं, और जिसमें बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन टॉपिक्स को लेके आने की कोशिश करता हूं। ऑलराइट, मूविंग ऑन गाइस, आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस। अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन यार। एक्चुअली इस क्वेश्चन को ना हम बिना पेन के कर सकते हैं, देखो कैसे रिलेटेड है। 2x प्लस 2 टू द पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, 2x माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। बच्चे हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक और चीज बताऊं, अगर मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट करता हूं, ये रिजल्ट है, और ये रिजल्ट वैसे ही ना डायरेक्टली याद होना चाहिए, दिस इज 4ab। सो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू बच्चे 4ab होता है। इसके अंदर देखो एक खास बात और क्या है, इसके अंदर खास बात यह है कि a का वैल्यू ना 2 टू द पावर x है, एंड b का वैल्यू 2 टू द पावर माइनस x है। तो 2ab का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 टू द पावर, सॉरी, या 4ab का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर माइनस x, विच इज अ कांस्टेंट 4। यहीं से मुझे हिंट दिखाई देगा, बिकॉज अगर ये चीजें दिमाग में हैं, तो यहां पर जैसे ही मैं क्वेश्चन देखूंगा ना, तो मुझे दिमाग में आएगा कि यार ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करता हूं, तो एक ही लाइन में मेरा आंसर आने वाला है। अगर मैं कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab, और इस केस में 4ab का वैल्यू 4 है, तो यहां पर भी 4 आएगा, यहां पर भी 4 आएगा, यहां पर भी 4 आएगा, because 2 to the power x, 2 to the power minus x, similarly 3 to the power x, 3 to the minus x, 4 to the power x, 4 to the power minus x। यहां पर जो भी है लिखते रहो, और यहां पर तो 1 1 1 है बॉस। 4 कॉमन ले लिया, 1 1 1 1 1 1, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जी 0 आ गया, आई होप दिस इज क्लियर। तो बच्चों ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन, तो मैथमेटिक्स इज मोर अबाउट ऑब्जर्वेशंस। जितना तुम्हारे पास अंदर ऑब्जर्वेशन क्वालिटी है, और जितना अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे चीजों को, और जितनी जल्दी ऑब्जर्व करोगे चीजों को, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उतनी जल्दी होंगे। सो ऑब्जर्वेशन इन मैथमेटिक्स, पर्टिकुलरली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो चीजें क्वेश्चंस को छोटा करने में बहुत काम आती है बच्चे। अब अगर इसको ये नहीं पता, तो हम एक्सपैंड करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं, या वंस को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, उससे आंसर तो आ जाएगा, बट इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। एक लाइन में आंसर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आता है। क्लियर है? तो 0 इज द करेक्ट आंसर टू दिस वन। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी से उठाया मैंने। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और बच्चे ये क्वेश्चन पे एंड करना जरूरी है, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में ये डालना बहुत जरूरी है कि कभी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाए, जो कि मैं बार बार बोलता भी जा रहा हूं। पहला चीज, रो वाइज या कॉलम वाइज ऐड करो। अगर यहां पर मैं x प्लस वाई प्लस 2z, यहां पर x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब बनाना है, तो मेरे को ढांचा या तो बदलना है, या फिर कुछ इस तरीके का देखना है कि क्या x प्लस वाई प्लस z किसी भी तरीके से आ सकता है। अगर बच्चे मैं यहां पर कॉलम वाइज ऐड करता हूं, x प्लस वाई प्लस 2z प्लस z, तो x प्लस वाई प्लस 4z बन रहा है, बात नहीं बन रही। बट अगर मैं रो वाइज ऐड करता हूं, कॉलम वाइज ऐड करता हूं, सॉरी, x प्लस वाई प्लस 2z प्लस x प्लस वाई, तो बोल सकता हूं कि 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस z। सिमिलरली दिस प्लस दिस प्लस दिस, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस z, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस z, एंड वी आर डन। तो क्या करना है यहां पे, कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस z बच्चे कॉमन आ जाएगा, तो मेरी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, बिकॉज 2 भी बाहर आ गया और एक x प्लस वाई प्लस जेड भी बाहर आ गया। मुझे 2 और x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, 2 और x प्लस वाई प्लस जेड की तलाश है, तलाश खत्म हो जाएगी, बिकॉज एक और खुशखबरी है, 3 वंस मिल गए हैं। यहां पर x आ गया, यहां पर y आ गया, यहां पर y
प्लस जेड प्लस 2x आ गया, यहां पर x आ गया, यहां पर y है बच्चे, एंड यहां पर z प्लस x प्लस 2y है। 3 वंस, कुछ सोचना ही नहीं है। 3 वंस क्या करना है, रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 को रो 2 माइनस रो 3 बच्चे, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। x प्लस वाई प्लस जेड, देखते हैं यहां पर क्या सरप्राइजेस हैं अगर हैं तो। सो रो 1 को रो 1 माइनस रो 2, 0 0 1, बहुत बढ़िया। दिस माइनस दिस करेंगे तो x माइनस ऑफ वाई प्लस जेड प्लस 2x, ये क्या बन जाएगा बच्चे, माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो कोई सरप्राइज नहीं, बढ़िया है। इनफैक्ट x प्लस वाई प्लस जेड बाहर निकल रहा है। दिस माइनस दिस, तो यहां पर भी प्लस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एंड यहां पर x आ गया। रो 1 माइनस रो 2 0, और बढ़िया हो गया यार। दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एंड यहां पर z प्लस x प्लस 2y। भाई 2 जीरोस बन गए, 2 जीरोस बन गए। पहले कॉलम से एक्सपैंड कर दिया तो 1 इंटू दिस माइनस 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बाहर आ गया और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से एंड करना जरूरी था, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में एक चीज डालनी है। पहला थॉट, जब भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन देखो, जो आना चाहिए वो आना चाहिए, क्या रो वाइज या कॉलम वाइज एलिमेंट्स ऐड करके सेम बन रहे हैं, बिकॉज ये चीजें एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा दी हुई हैं एंड बोर्ड्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आती हैं। आई होप दिस इज क्लियर एंड तुम्हें ये क्वेश्चंस बच्चे अच्छे लगे। तो 15 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये 15 बेस्ट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस थे बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट दीज वर द 15 बेस्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी एंड आल्सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो अगर ये कर लो, आई एम वेरी श्योर बाकी के क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्राई जरूर करने हैं, ऐसा मत करना कि भाई ये वाले क्वेश्चंस कर लिए हो गया। ट्राई जरूर करने हैं, बिकॉज ट्राई करोगे, एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे, एग्जाम्पलर कंप्लीट करोगे, एक दिमाग में ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिकॉज यार एक चीज तो कंप्लीट हो गई है। बाकी देखते हैं, असाइनमेंट्स देखते हैं जो मैंने ऑलरेडी सेशंस के अंदर तुम्हें दी हुई है। ठीक है, तो ये ट्राई जरूर करना अगर तुमने ट्राई नहीं किया, बट दीज वर द 15 बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। एंड अगेन, ये क्वेश्चन अगर समझ में आगे कर लिए, इसके अलावा आई एम गारंटिंग यू बाकी के क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, चलिए अगेन गाइस, फॉर दोज ऑफ यू जो जेईई मेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बहुत ही ऑसम सा कोर्स है जो कि हमने स्टार्ट किया है, बहुत रिसेंटली लॉन्च किया है। दैट कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है वो है 5th ऑफ अप्रैल से। 5th ऑफ अप्रैल से मतलब 4 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। सो अगर तुम्हारे मार्क्स 50 से 150 के बीच में होवर कर रहे हैं, और अगर तुम्हें ये फाइट है कि सर जेईई मेंस वर्सेस बोर्ड्स, किस पे ध्यान दें, किस पे ध्यान मत दें, so again this is the crash course that you should be going for। 45 sessions to be completed in 18 days on an average of 3 sessions per day। 3 sessions per day, 45 sessions का कोर्स है। तो फटाफट से ले लो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। ये सब कुछ मिलने वाला है, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, टीचर्स की डाउट्स, अगेन एग्जाम स्ट्रैटेजी, तुमने क्या क्या गलतियां की हैं वो टीचर्स को बताओ, टीचर से डिस्कस करो, एंड आई एम वेरी श्योर टीचर्स विल बी एबल टू गाइड यू कि किस तरीके से और इंप्रूव कर सकते हो। एंड नॉट टू फॉरगेट 20 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। मैं हमेशा से बोलता हूं बच्चे, अगर तुमने ये नहीं भी लेना ना, सो ये वो वाला टाइम है, और वो वाला टाइम शुरू हो चुका है जब तुम्हें हर 2 दिन में कम से कम एक मॉक सॉल्व करना चाहिए, कम से कम एक, आइडियली हर दिन एक, एवरी डे 1 मॉक टेस्ट। बट अगर टाइम नहीं है, तुम्हें और कमिटमेंट्स हैं, तुम और चीजें कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि चीजें अभी बहुत वीक हैं और बहुत धीरे धीरे चल रही हैं, तो हर दिन में, हर 2 दिन में एक मॉक तो करना चाहिए, और वो भी डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल का, बिकॉज हमें नहीं पता कि अप्रैल में किस तरीके का डिफिकल्टी लेवल हमारे सामने आने वाला है। हो सकता है कि एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों ही डिफिकल्ट हो। एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर फिजिक्स, मैथ सिंपल हो, केमिस्ट्री मुश्किल हो सकता है, हाईली अनलाइकली, केमिस्ट्री मुश्किल, फिजिक्स मैथ इजी, बट हो सकता है। तो यू नीड टू प्रैक्टिस यूजिंग ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल, तो यहां पर तुम्हें मिल सकती हैं। राइट, और अगर ये नहीं लेना, अगेन एनटीए साइट एंड बाकी के ऑब्वियसली और भी सोर्सेज हैं जहां पे अच्छे टेस्ट मिल जाते हैं। हर दूसरे दिन एक टेस्ट कम से कम एक बार सॉल्व करो, खुश रहोगे, बढ़िया रहोगे, एंड अगेन एग्जाम्स में स्कोर इंप्रूव बहुत आसानी से होगा अगर तुम स्ट्रैटेजी बना लेते हो, अगर तुम उन टेस्ट को एनालाइज कर लेते हो। सो गाइस, दिस इज द क्रैश कोर्स। इसके अंदर ये मिलने वाला है, क्लासेस मिलने वाली हैं, टेस्ट मिलने वाला है, एंड अगेन ये मात्र 6,000 रुपए का है। इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड 8MMCC, तो 10,000 का कोर्स है बच्चे। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर
तुम ये कोड लगाते हो AMMCC, ये कैसे लगाना है मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो तुम अप्लाई करोगे, बहुत सिंपल सी चीज है। बट अगर तुम्हें फिर भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन सी माय प्रीवियस लेक्चर, इसके अंदर मैंने तुम्हें लास्ट के अंदर बताया हुआ है कि किस तरीके से कूपन कोड लगा के तुम्हें ये कोर्स मिल सकता है। So all right guys, so this was it. I hope you've enjoyed today's class. Again, can guarantee these are the 15 best, बार-बार बोल रहा हूँ, 15 best questions of NCERT and exemplar. अगर ये 15 questions हो गए बच्चे, बाकी के questions बहुत आसान लगेंगे और बहुत आसानी से हो जाएंगे। All right guys, if you've liked the sessions, please like, share and subscribe. And बाकी बच्चों को जो अच्छा मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल के अंदर यहाँ ऊपर लेकर आओ। Take care. I'll see you in the next class. God bless you. Bye.